अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 8 और डोमेन 8 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। मैं इसके 4 पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आज मैं इसका 5th पार्ट रिकॉर्ड करने जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला। मैंने 4th पार्ट को है ना पॉइंट नंबर 26 के ऊपर स्टॉप किया था और आज मैं है ना पार्ट नंबर 5 को जो है ना पॉइंट नंबर 27 से स्टार्ट करती हूँ। तो पॉइंट नंबर 27 है आइडियल मॉडल। ये आइडियल मॉडल के है ना ये 5 फेजेस हैं और इनको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। इसका पहला फेज है इनिशिएटिंग, दूसरा है डायग्नोसिंग, तीसरा है स्टैब्लिशिंग, चौथा है एक्टिंग और पांचवा है लर्निंग। The ideal model has 5 phases. Initiating. The business reasons behind the change are outlined. Support is built for the initiative and appropriate infrastructure is put in place. यानी इनिशिएटिव फर्स्ट लेना होता है, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है ना सॉफ्टवेयर का। फिर आता है पॉइंट नंबर 2 डायग्नोसिंग। ड्यूरिंग द डायग्नोसिंग फेज इंजीनियर एनालाइज द करंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक जनरल रिकमेंडेशन ऑफ चेंज ना। डायग्नोस करते हैं, फिर जो इंजीनियर होते हैं और एनालाइज करते हैं और फिर अगर कोई चेंज लाना होता है तो उसको रेकमेंड करते हैं। फिर आता है नंबर 3 स्टैब्लिशिंग। इन द स्टैब्लिशिंग फेज द ऑर्गेनाइजेशन टेक द जनरल रिकमेंडेशन from the diagnosing phase and develop a specific plan of action that helps achieve those changes ना। establishing यूँ होती है कि अब उसको कायम करने का वक्त आ गया है और है ना जो भी इंजीनियरों ने रेकमेंड किया है चेंजेस उसमें है ना उसका एक स्पेसिफिक प्लान बनता है और फिर वैसी चेंजेस अचीव होती हैं, लाई जाती हैं, मिलती हैं। और फिर है पॉइंट नंबर 4 एक्टिंग। इन द एक्टिंग फेज इट्स टाइम टू स्टॉप टॉकिंग द टॉक एंड द वॉक। द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सोल्यूशन एंड देन टेस्ट रिफाइन एंड इम्प्लीमेंट देम ना। अब टाइम आ गया है, बातें भी ख़त्म करनी है, वॉकिंग भी ख़त्म करनी है और अब इससे जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, यानी एक्टिंग का टाइम आ गया है। फिर है लर्निंग। एज विथ एनी quality improvement process, the organization must continually analyzing its effort to determine what it has achieved and desired goals, and when necessary purpose new action to put the organization back on course ना। लर्निंग ये होता है कि टाइम टू टाइम क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और है ना ये देखना है कि वाकई जो चीज़ हमने बनाई है वो हम जिससे उससे हमारा मकसद पूरा हुआ है कि नहीं, हमने हमारा गोल अचीव किया है कि नहीं ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 28 गैंट चार्ट Gantt charts and PERS. A Gantt chart is a type of bar chart that shows the interrelationship over time between projects and schedule. ठीक है ना। ये गैंट चार्ट जो है, पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ गैंट चार्ट है ये एक तरह का जो है ना प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करता है। फिर आता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। PERT इज अ प्रोजेक्ट scheduling tool used to judge the size of a software product in development and calculate the standard deviation (SD) for risk assessment. Project managers can use these size estimate and dependency to better manage the time of team members and perform task scheduling ना। ये चार्ट बनता है और फिर है ना जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ना, ये सारा स्केजुलिंग का चार्ट बनता है, प्रोजेक्ट्स का चार्ट बनता है। तो ये जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं फिर एस्टिमेट करते हैं कि भाई कितना टाइम किस तरह से बेटर टाइम मैनेज किया जा सकता है उनका टीम मेंबर्स के लिए ना,
क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका सबसे पहला जो वो होता है, टारगेट होता है कॉस्ट इफेक्टिव होना और टाइम सेविंग ना। तो इससे टाइम सेविंग का टास्क पूरा होता है, क्योंकि स्केजुलिंग होती है ना सबकी। फिर आता है पॉइंट नंबर 29, चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। Once software has been released into a production environment, users will inevitably यानी कि request the addition of new feature, correction of bugs and other modification to the code। यानी inevitably का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, यानी उस पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे ओवरलुक कर जाए ना। तो फिर ये होता है कि जो बग्स का करेक्शन होता है और कुछ कोड्स में मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, वो होती है। द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस हैज़ 3 बेसिक कंपोनेंट्स ना। इसके तीन चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस के तीन कंपोनेंट्स है। रिक्वेस्ट कंट्रोल, द रिक्वेस्ट कंट्रोल प्रोसेस प्रोवाइड्स an organized framework within which users can request modification, managers can conduct cost benefit analysis, and developers can prioritize tasks। ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट कंट्रोल क्या होता है कि है ना, मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट होती है, कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस होती है, और डेवलपर्स को बताया जाता है कि तुम्हारे प्रायोरिटी क्या है ना, कौन सी चीज़ तुम्हें पहले करनी है। फिर आता है चेंज कंट्रोल। दिस प्रोसेस इज यूज बाय डेवलपर्स to recreate the situation encountered by the user and to analyze the appropriate changes to remedy the situation. It also provides an organized framework within which multiple developers can create and test a solution prior to rolling it out into a production environment ना। चेंज कंट्रोल ये होता है कि जो है ना, डेवलपर्स जो होते हैं ना, वो टेस्ट भी करते हैं, और एक मजबूत और ऑर्गेनाइज है ना फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। और फिर आता है रिलीज कंट्रोल। वंस the changes are finalized, they must be approved for release through the release control procedure. An essential step of release control process is to double check and ensure that any code inserted as a programming aid during the change process, such as debugging codes and or backdoors, is removed before releasing the new software to production। जब प्रोडक्शन के अंदर सॉफ्टवेयर आती है ना, तो वो रिलीज़ कंट्रोल है, और उसमें फिर हर तरह से मेक श्योर कर लिया जाता है कि कोई बग ना हो, कोई बैकडोर से अटैक ना हो सकता हो। ठीक है ना। फिर आता है मैनेजमेंट प्रोसेस सिक्योरिटी। एडमिनिस्ट्रेटर्स should be aware of the importance of software configuration management, SCM। It has 4 main components। उसका पहला component क्या है? Configuration identification। During the configuration identification process, administrators document the configuration of covered software products throughout the organization ना। ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, और जो है ना डॉक्यूमेंट्स एंड कवर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल। द कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल प्रोसेस इंश्योर that changes to software version are made in accordance with the change control and configuration management policies। पॉलिसीज़ के हिसाब से होना चाहिए, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जैसा चाहती है वैसा होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग। फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर आर यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल अथॉराइज चेंजेस एंड टेक प्लेस ना। जितनी भी अथॉराइज चेंजेस हैं वो फॉर्मलाइज्ड उसका प्रोसेस होता है, फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर होता है। फिर आता है नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। A periodic configuration audit should be conducted to ensure
that the actual production environment is consistent with the accounting records and that no unauthorized configuration changes have taken place ना, यानी कि पूरा चेक एंड बैलेंस सही होना चाहिए और है ना अकाउंटिंग के रिकॉर्ड के साथ जो है ना मैच करनी चाहिए हर चीज़ ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 30, द डेव ऑप्स अप्रोच। इसका आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ और इसके बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल भी हैं डेव ऑप्स के ना। रिसेंटली मैनी टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट नंबर 30 है, रिसेंटली मैनी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल recognize a disconnect between the major IT function of software development, quality assurance and technology operation ना। जो आज के जो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं वो इस तरह चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो मेजर आईटी फंक्शन होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उसकी क्वालिटी अश्योरेंस और टेक्नोलॉजी ऑपरेशन जो है ना उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। द डेव ऑप्स अप्रोच सीक्स टू resolve these issue by bringing the three functions together in a single operational model ना। DevOps इसका एक हल निकाला गया है। The word DevOps is a combination of development and operation, symbolizing that these functions must merge and cooperate to meet business requirement। यानी कि हर जो भी सॉफ्टवेयर बनती है या जिन ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टम बनवाते हैं, लाजमी है कि है ना उनका जो है वो सॉफ्टवेयर जब अगर कोई बनती है तो फिर वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करती हो ना। सम ऑर्गेनाइजेशन इवन स्ट्राइव to reach the goal of a continuous integration slash continuous delivery CI/CD, where code may roll out dozens or even hundreds of times per day। फिर आता है point number 31, application programming interfaces। Although early web applications were often standalone systems that process user requests and provided output, modern web application are much more complex। लाजमी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं चीज़ें। For example, a retail website might make use of an external credit card processing service, allow user to share their purchases on social media, integrate with shipping provider sites, and often a referral program on the other website ना। आजकल ये भी बहुत हो गया है कि जो रिटेल सेटअप होता है ना, रिटेल्स की चेन होती है, जो रिटेल्स के स्टोर होते हैं स्पेशली बड़े स्टोर, वो क्रेडिट कार्ड की कंपनी थर्ड कंपनी को हायर करते हैं ना। वो उनका अपना नहीं इसका प्रोसेस होता है ना। तो फिर क्या होता है कि जो है ना वो परचेसेस है ना सोशल मीडिया पे भी शेयर होती हैं और शिपिंग के साइट्स पर भी इंफॉर्मेशन जाती है और फिर रेफरल प्रोग्राम्स भी होते हैं ना, जो अफिलिएटेड प्रोग्राम्स होते हैं, रेफरल प्रोग्राम होते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज APIs for this purpose ना। For example, post status, follow users, unfollow user, like, slash favorite a post। अच्छा, ये जो API का सिस्टम है ना ये सारे काम करता है। यानी कि अभी इसने बताया ना कि सोशल मीडिया पर भी एक तरह की रिफरल या होती है और शिपिंग के लिए भी एड्रेसेस दिए जाते हैं और रेफरल प्रोग्राम भी होते हैं और सोशल मीडिया पर फीडबैक्स भी आते हैं। तो ये जो API जो है ना ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। API keys are like passwords and should be treated as a sensitive information ना, क्योंकि CISSP पूरा सिक्योरिटी पे बेस करता है ना। तो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ आती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
मैं पार्ट नंबर 5 को पॉइंट नंबर 31 पे स्टॉप करती हूँ और पार्ट नंबर 6 को मैं पॉइंट नंबर 32 से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।